हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक बोथ आपके सीडीएस एफकैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल सीडीएस में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 4 एट टाइम्स। सो आपको पता चल ही गया होगा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स 2 to 3 क्वेश्चंस are being asked from this topic only. So this topic is very very important for your exam point of view. तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उसे यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। देन योर रिफ्रैक्शन की बॉडी आपका, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। बॉडी कोई लाइट वेव कब रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में। देन योर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, ये दोनों होते क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज कि लेंस कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। उसके बाद आपका मायोपिया, मायोपिया क्या डिजीज होती, क्या आई की प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको क्योर किया जाता है। देन योर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। देन प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, बायोपिया क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट डिस्पर्स होती है जो 7 कलर्स में विव क्योर, आपने सुना होगा वो क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्ट रिफ्रैक्शन कि टीआईआर होता क्या है, इसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लास्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। सो ये टॉपिक्स हैं जिसे अभी हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज अ शेप ऑफ अ पीस कट आउट फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। देखो, किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अगर मैं एक पीस कट आउट करूं और उसके किसी एक साइड को कवर कर दूं, तो ये जो पीस है, ये जो सब्सटेंस है, ये एक मिरर की तरह एक्ट करने लगेगा। इससे मैं किससे करूंगा, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड से जब मैं इसके पीछे ब्लैक कोटिंग कर दूंगा, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एक मिरर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो यही होता है आपका स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल सरफेस को जब हम कट आउट करते हैं और उसका एक पार्ट को हम ब्लैक सरफेस कर देते हैं थ्रू सिल्वर आयोडाइड, तो वो ऑब्जेक्ट मिरर की तरह एक्ट करने लगता है। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। कॉनकेव मिरर एंड योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है बच्चों जिसकी अंदर वाली साइड, ये वाली साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। ठीक है, जो अंदर ऐसे केव जैसा बना रहता है और इसकी अंदर की जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी बाहर की साइड जो बल्ज है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, यहाँ से लाइट वेव रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर। क्या कौन कौन से, कॉनकेव जो ऐसे होता है जिसके अंदर की तरफ आपकी रिफ्लेक्टिंग है, और दूसरा कॉन्वेक्स जिसका आउटर सरफेस आपका कवर्ड है और बाहर का सरफेस से आपका लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दीज आर योर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अगला है इमेज फॉर्मेशन। कोई भी मिरर इमेज कैसे फॉर्म करती है उसके बारे में देखो। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको मिरर चाहिए जिसके ऊपर लाइट रे रिफ्लेक्ट करे। तो एक मिरर जिसके ऊपर लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, उससे वो रिफ्लेक्ट, उससे उसके बाद उस पे इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन हमारे कोर्स में 2 टाइप के मिरर के लिए है, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम इन 2 टाइप के मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या इमेज फॉर्म करती है, कैसी इमेज फॉर्म करती है, उसके बारे में जानते हैं। कॉनकेव मिरर आप सभी को पता है, अंदर की साइड ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ठीक है, ये बाहर वाला साइड ये पेंटेड होता है। कॉनकेव मिरर के ये कंडीशंस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, और इस टाइप का इमेज का यूज कहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने कट आउट किया है, जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने कार्व्ड आउट किया है, उस बॉडी का जो सेंटर होगा, उस बॉडी का, उस स्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा, वहां पे आपका फोकस लाई करेगा। समझ आया, आपका फोकस कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का की जो जगह होगी उसे हम फोकस कहेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो कोई बॉडी आपकी इंफिनिटी पे है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इंफिनिटी से आया, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। रुको मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये फोकस से पास करेगा, दूसरा फोकस से पास करेगा, एंड दूसरा आपका ऐसे। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो आपकी फोकस पे बनेगी। इमेज विल बी योर शॉर्ट, योर स्मॉल डिमनिश, स्मॉल भी नहीं, डिमनिश, वेरी डिमनिश, बहुत छोटी, बहुत छोटी, एंड रियल इमेज बनेगी। देखो, अब आप सोच रहे होगे सर ये आपने कैसे बना दिया, ये कैसे कर दिया, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, ये क्लास 10th के कोर्स में है, तो इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर और साइज कैसा होगा, और उस इमेज का यूज क्या होगा, उस पोजीशन का यूज क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है फॉर कॉनकेव मिरर। ऐसा ही सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है कि इसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, आउटर सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग होती है, यहाँ पे आएगी लाइट रेस, टकरा के वापस जाएगी, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। अब इसके ये दो कंडीशंस है। अगर ऑब्जेक्ट आपकी आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में है, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज कैसा बनेगा। तो ये दो चार्ट हैं, इसको मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स में उतार लें और इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अब हम पढ़ें। मिरर फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हम किस वे में, क्या पॉजिटिव्स होते हैं क्या नेगेटिव होते हैं, तो वो जान। सबसे पहला पोल, जो आपका जहां से आप ये जो आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे। यहाँ से आपकी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। पोल के राइट हैंड साइड सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, पोल के लेफ्ट हैंड साइड सारी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी, ओके। क्या बोला मैंने, पोल के राइट में सब पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में सब नेगेटिव, गॉट इट। पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगी, जैसे ये है, ये सब पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी डिस्टेंस होगी वो सब नेगेटिव होगी। समझ आए। ऐसे ही सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, क्या, इस तरफ सब पॉजिटिव, इस तरफ सब नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f
इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब v u f ये क्या है? सो f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अब मैं बताता हूँ ये कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखो यहीं पे देखते हैं। कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है। सपोज करो ये एफ है, सी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपका आपका इमेज सपोज करो कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। अब पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा? यू। क्या इसका साइन होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये इस साइड है। पोल से ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस क्या है? वी। इसका साइन क्या होगा? माइनस। ठीक है, पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या होगा? एफ, और इसका भी साइन होगा माइनस, माइनस में ये भी होगा। सो ऐसे आप एफ, बी और यू इन तीनों को निकालेंगे। इससे जो भी आप देखो, इसमें आपको कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी, उससे आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे आप इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट कैसा है, आप चीजें अपनी तरफ से उस डेसिफर कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैंने सीडीएस के 2019 पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर 2022 पार्ट 1 तक के सारे साइंस के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, साइंस के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमारे स्टडी फंडा के मेन चैनल पे। आप वहां पे जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, और एक आप सभी के लिए होमवर्क भी है, कि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, आप जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वो नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करना। नोट्स पहले क्या करोगे? वीडियोस देखोगे। ठीक है, उसके बाद नोट्स रिवाइज करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद दोबारा नोट्स रिवाइज करोगे। ठीक है, फिर आप ये PYQ के वीडियोस देखोगे। ठीक है, तब तब जो आपका स्कोर होगा, तब जो आपका की स्थिति होगी, उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इस सब्जेक्ट पे कितना ग्रास्प है। इसके बाद मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट और सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी करवाएंगे हम आपको इसके बाद। बट ये सारा काम आपको करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले। अब अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन हेल्प्स अस इन जजिंग द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, क्या वो बड़ा है, क्या वो छोटा है, वो चीजें हमें मैग्निफिकेशन बताती है। क्या बताती है? कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो इमेज आपकी बनी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, क्या ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनी? ठीक है, ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी या छोटी बनी, ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का काम क्या होता है? ये बताता है कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या छोटा बना। ये हमें एक और चीज बताता है कि अगर ये बड़ा बनेगा तो ये मैग्निफाइड इमेज होगी। ठीक है, मैग्निफाइड इमेज होगी। और ये छोटा बनेगा तो इसे हम डिमिनिश्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिमिनिश्ड कहते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। मतलब माइनस, V/u। 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 मतलब माइनस
इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस ही होता है यहाँ, प्लस ही होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी जो बनी है उसकी हाइट कितनी है, और ऑब्जेक्ट जो था उसकी हाइट कितनी है, उससे भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका इमेज है इट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। अब अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ, तो इसका मतलब आपकी इमेज डिमिनिश्ड है। ठीक है, आपकी इमेज डिमिनिश्ड है। अब अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 हुआ, तो इसका मतलब आपकी इमेज मैग्निफाइड है। आपकी इमेज मैग्निफाइड है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसको आप ध्यान रखना। क्या? अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इमेज आपका इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। 1 से ज्यादा है मैग्निफिकेशन तो इमेज आपकी मैग्निफाइड है। 1 से कम है तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड है। गॉट इट? एक और चीज, अब अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो इसका मतलब कि इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। क्या? अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपकी इमेज है। अब अगर मैग्निफिकेशन माइनस में, यहाँ माइनस में है, तो इसका मतलब आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है। रियल इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करो, ठीक है। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके डायरेक्शन में तब्दीली आती है। ठीक है, उसके डायरेक्शन में तब्दीली आती है। उसके डायरेक्शन में तब्दीली क्यों आती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी बदलता है इस वजह से, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। सपोज करो ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और ये एयर मीडियम है। ये नॉर्मल है, कोई लाइट रे आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अब वही लाइट रे अगर आपकी डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। क्या? कि अगर लाइट रे आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है? तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ है। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of the two media at the point of incidence will all lie in the same plane। क्या? इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब
साइन आई अपॉन साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये क्या है, कैसा है, ये आपके कोर्स में अब आपके एग्जाम में नहीं आता। पिछले मैंने 8-9 पेपर एनालाइज किए हैं, तो उसमें नहीं है। ठीक है। बट इस दो लॉ को आप याद रखना। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके। तो ये है आपका। देखो, इसमें आप ध्यान से देखो। ये लाइट रे को ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये एयर है, ये ग्लास है। ये रेयर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। ग्लास ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, तो ये आपको चेंज पता चल गया। तो यही है आपका क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब। ठीक है। और ये कैसे रेयर मीडियम और डेंस मीडियम का काम चलता है, वो ये है। ओके। अगला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा बच्चों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर में होता क्या है। क्योंकि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो एब्सोल्यूट आप समझ जाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो होता है। ठीक है। इट इज अ रेशो विच डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। ये एक रेशो है ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जिससे हमें पता लगाता है कि लाइट एक मीडियम से मीडियम वन और मीडियम टू में जब ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है, किस रेशियो में वो बदलती है। समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो मीडियम वन, रुको, स्पीड ऑफ लाइट इन वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। ये हम पता लगाते हैं कि लाइट रे टू के से जब वन में जाएगी, टू से जब वन में जाएगी तो वो कितनी तेज जाएगी या कितनी स्लो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, देन लाइट रे विल मूव फास्ट। एंड और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इज लेस देन वन, देन इट विल मूव स्लो। ओके। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें एक मीडियम आपका वैक्यूम होता है। ठीक है। जिसमें आपका एक मीडियम वैक्यूम होता है। ओके। सो उस रेशियो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज समथिंग अराउंड 1.52। सो ये ऐसे आपके रेशियो हैं जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ हम वो देखते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन। फर्स्ट, मिराज। मिराज जो आपके डेजर्ट में लगता है कि आपने कि डेजर्ट में एक ऐसे हमें इल्यूजन होता है कि एक पॉइंट पे कि एक जगह यहाँ पे पानी है, बट वहाँ पानी नहीं होता। उस इल्यूजन को हम कहते हैं मिराज। ठीक है। वो क्यों होता है? दैट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्विमिंग पूल का जो डीपर एंड होता है वो आपको शैलो लगता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में फिल्ड विथ वाटर उसमें आप पेन डालेंगे तो वो पेन आपको टेढ़ा दिखता है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है। तो ये सारे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेली लाइफ के एप्लीकेशंस है। अगला है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़। ठीक है। लेंस होता है जहां पे दो सरफेस होती हैं। मिरर में एक ही सरफेस थी, लेंस में दो होती। ये वाला सरफेस है आपका कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है। ये है कॉनकेव लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? दिस लेंस कन्वर्जेस द लाइट बीम। देखो, ये एक लेंस होता है जो कन्वर्जिंग लेंस, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस
क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स द फोकस। ये कहीं से भी लाइट रे आए उसे कन्वर्ज करेगी फोकस पे। ठीक है। वहीं जो कॉनकेव लेंस है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ये लाइट रेज को ये डाइवर्ज करती है अवे फ्रॉम द फोकस। इट डाइवर्जेस द स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। ठीक है। अगला है दिस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये बीच से यहाँ से मोटा होता है और एजेस इसके पतले होते हैं। वहीं कॉनकेव लेंस में इसके एजेस मोटे होते हैं और बीच में ये पतला होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप के लेंस होते हैं। जब हम दो कॉनकेव मिरर को आपस में जोड़ देंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ठीक है। कॉनकेव लेंस और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला है इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। ये कॉनकेव लेंस कैसे इमेज फॉर्म करती है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस। इसके ये दो कंडीशन है, इसको याद करना है आप लोगों को। चाहे कुछ भी हो आप इसको रट्टा मारो कुछ भी करो, बट ये याद होने चाहिए। वैसे ही ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का आपका रे डायग्राम। और आपका क्या कहते हैं, ये है आपका रिजल्ट। कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, कहाँ पे इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। ठीक है। तो ये दो चार्ट्स आपको याद करने की जरूरत है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है। आपको याद करना होगा। अगला टॉपिक है हमारा मायोपिया। मायोपिया इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बता सकते हो कोई? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? मायोपिया वो कंडीशन होती है जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ पास का ऑब्जेक्ट, अपने पास का ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको। फार ऑब्जेक्ट, फार जो दूर होगा वो नहीं दिखेगा, केवल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। उस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं, आई लेंस है, आई लेंस जो आपका है ये आपका बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। ठीक है। इलोंगेशन ऑफ आई लेंस, जो आपका नॉर्मल आई लेंस था वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जिस वजह से इसकी डाइवर्जिंग पावर कम हो जाती है और ये दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। ठीक है। नियर साइटेडनेस, मायोपिया। नॉर्मल विजन में होता यह है कि आपकी ये लाइट रेज आई, ये आके सीधा रेटिना पे हिट करती है और रेटिना आपका इमेज फॉर्म करती है। बट मायोपिया की कंडीशन में होता है कि ये जो लाइट रे है ये रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है। ये रेटिना तक पहुंच नहीं पाती, ये पहले ही रह जाती है, जिस वजह से आपका आपके जो ब्रेन है ये इमेज को रजिस्टर नहीं कर पाता। ये होता है आपका शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया का मतलब। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं कि आपको पास की चीजें दिखेगी, दूर की चीज आपको देखने में तकलीफ होगी, आपकी आंखें थकी हुई लगेंगी। ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तो उतना वैसे रेलेवेंट है नहीं, बट मैंने डाल दिया कि आप लोग समझ जाओ एक बार। मायोपिया सही कैसे होगा? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जब हम आंखों के सामने लगाएंगे तो आपका मायोपिक पर्सन बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्ट देखने लगेगा। अच्छा, ये जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी पावर माइनस में होती है, पावर इसकी माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा, मैं आपको एक वो बताता हूँ समझने के लिए कि आप पता कैसे लगा पाए कि कौन सा पर्सन मायोपिक है कौन सा नहीं। आपके जो भी दोस्त लोग होंगे या आपके आस पड़ोस में जो होंगे जो 24/7, मतलब जब तक जगे हैं, जितना भी टाइम जगे हैं, वो हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं, तो दोज पर्सन आर मायोपिक। दोज पर्सन आर मायोपिक। और वो इंसान जो केवल काम करते वक्त, पढ़ते वक्त केवल चश्मा लगाता है, वो हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मायोपिया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ नहीं आता आप मुझसे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछा करो। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं। ठीक है।
अगला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें होता यह है कि जो पर्सन है वो फार की चीजें देख लेता है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता। वो दूर की चीजें तो देख लेगा लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता। ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो आई लेंस है वो बहुत ज्यादा बल्ज हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है। जो उसको नॉर्मली पतला होना चाहिए था वो बहुत मोटा हो जाता है, जिस वजह से जो क्या कहते हैं, जो कन्वर्जिंग पावर है ये कन्वर्ज रेटिना के पीछे कन्वर्ज करती है, जिस वजह से आपका रेटिना रजिस्टर कर नहीं पाता इमेज, और आप लोग इमेज देख, मतलब जो पर्सन है हाइपरमेट्रोपिक वो देख नहीं पाता। नॉर्मल आइज में होता ही है कि ये रेटिना पे हिट करता है, रेटिना रजिस्टर करता है और आप इमेज आप चीजें देख लेते हो। लेकिन यहाँ पे होता ही है कि आपका जो आई लेंस है ये इतना ज्यादा इसको वो कन्वर्ज कर देता है, इतना वो देर से कन्वर्ज करता है कि ये रेटिना के पीछे जाके, इसके पीछे जाके ये इमेज फॉर्म होती है, जिस वजह से रेटिना रजिस्टर नहीं कर पाता और पर्सन देख नहीं पाता। इसका करेक्टेडनेस क्या है, इसको कैसे करेक्ट करते हैं? इसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जो पर्सन लगाता है वो पास की चीजें फिर बहुत क्लियरली देखने लगता है। ठीक है। आप देखना कि जो पर्सन केवल पढ़ते वक्त या काम करते वक्त चश्मा लगाता है और बाकी समय नहीं लगाता, वो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है। अगला है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एजिंग की वजह से होता है। ठीक है, नेचुरल एजिंग ऑफ द आइज। इसमें होता यह है कि सिलियरी मसल्स जो होती है रिजिड हो जाती है, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देती हैं, जिस वजह से पर्सन दूर के पर्सन जो है वो पास का ऑब्जेक्ट उतने क्लियरली नहीं देख पाता। इस इसके जो सिम्टम्स हैं, इट इज इट इज समवॉट सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के सिम्टम्स से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे केस ये होता है कि ये जो बंदा है, इस प्रेस बायोपिया वाला, इसकी आंखें नेचुरल, वो इसकी आंखें बूढ़ी हो गई है, इसकी जो आंख ये काफी बूढ़ा हो गया है, इसके सिलियरी मसल्स काफी कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से वो अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही। ठीक है, ये नेचुरल एजिंग की वजह से होता है। अगला टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है कि व्हेन लाइट रे पास थ्रू अ ग्लास ऑफ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। वो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का अपने वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये विबग्योर है, कलर्स जो कि आपके बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज जो आपको याद रखने की है, स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेविएशन कैसे होता है? जिस लाइट रेस का, जिस लाइट वेव का, रे का जितना ज्यादा, मोर द वेवलेंथ, मोर द वेवलेंथ, लेस डेविएशन। मोर वेवलेंथ या लेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ, उस हिसाब से। तो रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है। सबसे कम क्यों डेविएट होती है? बिकॉज, क्यों डेविएट होती है? बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है इस विबग्योर में, और इस वजह से ये सबसे कम डेविएट होती है। और सबसे ज्यादा कौन सी डेविएट होती है? ये वॉयलेट लाइट। ये वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा क्यों डेविएट होती है? बिकॉज इसका जो वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ लोएस्ट है, सबसे कम है। ठीक है। तो ये दो रीजन है जिस वजह से ये डेविएशन इस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा वॉयलेट क्यों?
क्योंकि इसमें की वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम रेड क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना विच अकर्स व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट रे एक मोर डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसके कंडीशंस क्या क्या है? इसके कंडीशंस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसके कंडीशंस हैं? कि लाइट शुड मूव फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। मतलब लाइट रेज आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। सपोज करो ये वाटर बॉडी है। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होके जा रही थी। ठीक है, तो ये जाएगी, तो ये डेंसर मीडियम से, ये ऊपर का एयर का मीडियम है, रेयर मीडियम है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक एंगल ऐसा होता है जिसके बाद, वो एक एंगल ऐसा होता है, मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। एक एंगल ऐसा होता है जब लाइट से आपकी टकराती है, तो वो सरफेस के पैरेलली मूव करती है। उस एंगल को हम कहते हैं, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। इस एंगल के बाद, अगर इस एंगल के बाद अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो लाइट रे दोबारा मीडियम में रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी, दोबारा मीडियम में टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का दो कंडीशंस। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? डायमंड। डायमंड आपने देखा होगा, बहुत शाइनी होता है। उसमें क्यों शाइनी होता है? क्योंकि लाइट रे जो एक बार आपके डायमंड के अंदर एंटर करती है, तो वो अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता रहता है, जिस वजह से उसमें शाइन आता है। दूसरा, मिराज। मिराज आपका टीआईआर का कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये तीनों आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या? रिफ्रैक्शन आपको समझ आया? रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब उसमें एटमॉस्फेरिक लगा दो। मतलब जो लाइट रे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होती है ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ दैट लेयर, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। when light from one medium to another when light goes from one medium to another medium having different optical density, then refraction of light rays take place। है ना? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में भी तो यही होता है। एटमॉस्फेयर में जो आपके लेयर्स हैं, वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है, तो वहां पे लाइट रे आपका रिफ्रैक्ट होता है। उसकी वजह से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कब 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 आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा? तो इसके है सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर। स्टार्स हमें ज्यादा ऊंचाई पे दिखते हैं जितने वो होते भी नहीं है। तीसरा, एडवांस सनरेज एंड डिलेड सनसेट। तो ये तीनों इसके टोटल ये तीनों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, इसे समझना। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर लाइट रे पास होती है, सपोज कि air and a glass of water, then part of light is absorbed by the particles of the medium, preceded by its subsequent radiation in the particular direction। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, तो उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मीडियम अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? इसके एप्लीकेशंस है टिंडल इफेक्ट, डिलेड सनराइज एंड सनसेट, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ऑल दीज हैपन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये रेड, ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई। एक होता है आपका रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये किस वजह से होता है। ठीक है। रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जो आपने देखा होगा कि सूरज की लालिमा होती है, ये किस, कौन से फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो आप सभी लोग। ठीक है। लाइक क्या करो, लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। प्लस जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि किस वे से आपको पढ़ाई करनी है, उस वे से अगर आप पढ़ाई करोगे तो ट्रस्ट मी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप सीडीएस में मिनिमम 45 से प्लस मार्क्स सीडीएस के जीएस सेक्शन में स्कोर करोगे। जिस वे से मैंने आपको बताया, किस वे से? सबसे पहले आपको मेरी ये वीडियो देखनी है, उसके बाद नोट्स पढ़ने, फिर क्वेश्चंस लगाना है, उसके बाद हम हमारी पीवाईक्यूज वाली जो वीडियो आएगी या जो आ चुकी है वो देखना है। फिर पीवाईक्यूज के बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज के बाद, नहीं नहीं, पीवाईक्यूज से पहले आपको एक बार फिर से नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स के बाद पीवाईक्यूज आएंगे। इस पीवाईक्यूज के बाद फिर जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, उसे सॉल्व करना है। तो ये प्रोसेस अगर आपने अपना लिया, फॉलो कर लिया, तो ट्रस्ट में आपके मिनिमम 45 से प्लस नंबर आएंगे। इससे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।